नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है तो किसके माध्यम से? यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान से। आप देख सकते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को संविधान से प्राधिकार प्राप्त होता है और भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियां विधायिका, कार्यपालिका और वित्तीय केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित की गई हैं। और संविधान के भाग 11, ठीक है, भाग 11 में आर्टिकल 245 से 255 मोस्ट इंपोर्टेंट ये आर्टिकल तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। और भाग 11 में अनुच्छेद 256 आर्टिकल 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। और भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 281 तक केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। तो आप देख सकते हैं तीनों आर्टिकल जो है इम्पोर्टेंट है। पहले वाले भाग में इसके जो है कार्यपालिका, विधायिका और वित्तीय संबंधों के बारे में चर्चा की गई है। दूसरे भाग में इसके प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है और तीसरे भाग में इसके वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है तो कौन सी अनुसूची में दिया गया है? यानी 7th इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था आपको कल वाली क्लास में कि पावर ऑफ सेपरेशन, शक्तियों का पृथक्करण जो 7वीं अनुसूची में दिया गया है, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है, किसके माध्यम से? सूची के माध्यम से, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से। आप देख सकते हैं केंद्र व राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। और 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची 100 विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को। राज्य सूची 61 विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। और समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट जो है, इसमें 52 सब्जेक्ट हैं और केंद्र और राज्य दोनों पर कानून बना सकती है। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं जिस पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई हैं? केंद्र को। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है और निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, आर्टिकल 245 से 246। आप देख सकते हैं आर्टिकल 245 जो है संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन राज्य क्षेत्र के आधार पर करता है तथा आर्टिकल 246 यह सुनिश्चित करता है कि संसद और राज्य के विधानमंडलों को कौन से विषय के बारे में विधि बनाने की शक्ति होगी। इस प्रकार आर्टिकल 245 तथा आर्टिकल 246 केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो आर्टिकल 11 और अध्याय 1 यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान का भाग 11 और अध्याय 1 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। इसे विधायी संबंध यानी आर्टिकल 245 से 255 तक भारतीय संविधान में सम्मिलित या उल्लिखित किया गया है। इसी के अंतर्गत आर्टिकल 249 में, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इसी के अंतर्गत आर्टिकल 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद को शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो सरकारी आयोग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजमंडाल समिति भी राइट हो जाएगा। और इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध जो है केंद्र और राज्य के संबंधों से नहीं है, क्योंकि इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध चुनाव आयोग से है, यानी इलेक्शन कमीशन से है। और पुंछी आयोग भी इसमें केंद्र और राज्यों से संबंधित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। आप देख सकते हैं 1998 में गठित जो है इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध चुनाव सुधार से है, यानी इलेक्शन कमीशन में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए
ये कमेटी इसके लिए गठित की गई थी। और चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन करने की बात इस समिति ने केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों समितियों का गठन किया, जो इस प्रकार हैं। आप देख सकते हैं सीतलवाड़ समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रशासनिक सुधार आयोग के लिए बनाई गई थी 1966 से 69 तक। और राजमन्नार समिति 1969 में बनाई गई थी। सरकारी आयोग 1983 में बनाया गया था। और के.एम. पुंछी आयोग जो है 2007 में बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? तो किसका हो जाएगा? राजमन्नार समिति रिपोर्ट, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सरकारी आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो सरकारी आयोग में कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। तो देख लेते हैं, सक्रिय राजनीतिज्ञों को राज्यपाल न नियुक्त किया जाए, बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। और जो अगला है, राज्य सरकारों द्वारा दिए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाए, ये भी राइट हो जाएगा। और अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए ये सही नहीं है। क्योंकि भाई जब राज्यपाल थे, गवर्नर थे, तब तो लाभ का पद धारण नहीं किया। अब रिटायरमेंट हो चुके हैं, उसके बाद करते भी हैं कोई लाभ के पद में काम, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। और केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंध रखने वाले को विपक्षी दल द्वारा शासित राज्य का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए, तो यानी सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। आप देख सकते हैं, केंद्र राज्य संबंधों का वास्तविक अध्ययन तथा पुनर्विलोकन जो है करने के लिए 1983 में गठित सरकारी आयोग ने राज्यपाल के संबंध में निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की थी। पहला हो जाएगा, राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को जीवन के किसी क्षेत्र में अग्रणी होना चाहिए, ठीक है, अग्रणी होना चाहिए, उसे राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए तथा उसकी राजनीति में सामान्यतः बड़ी भूमिका न रही हो, विशेषकर हाल के अतीत में। अगला है, राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। और राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह पर व्यवस्था को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। और अगला है, किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल का सदस्य हो, जिसमें शासन किसी अन्य दल के द्वारा चलाया जा रहा हो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट द्वारा या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है? तो देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजमन्नार कमेटी का संबंध केंद्र और राज्यों से संबंध है। सरकारी आयोग का कमेटी का संबंध भी केंद्र राज्य संबंधों से है। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन का संबंध भी केंद्र और राज्यों के संबंधों से है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट का संबंध इससे नहीं है, इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, राजमन्नार कमेटी, सरकारिया कमीशन और आनंदपुर साहिब प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, जबकि पुनर्गठन आयोग, ठीक है, जबकि पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किन समितियों या आयोगों ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुतियां प्रस्तुत की? तो किसके द्वारा की गई थी? राजमन्नार समिति और सरकारिया आयोग के द्वारा, यानी तारकुंडे समिति का संबंध इससे नहीं है। तारकुंडे समिति का संबंध भी इलेक्शन कमीशन से है। आप देख सकते हैं, राजमन्नार समिति और सरकारी आयोग का गठन जो है केंद्र राज्य के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया गया, लेकिन तारकुंडे समिति का गठन चुनाव सुधारों के परिप्रेक्ष्य में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो केंद्र और राज्यों के संबंध किस पर निर्भर करते हैं? संवैधानिक प्रावधानों पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परंपराओं और व्यवहारों पर भी निर्भर करते हैं और न्यायिक व्याख्याओं पर भी निर्भर करते हैं और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास के लिए भी निर्भर करते हैं। यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों राइट हो जाएंगे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, भारत में केंद्र और राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर तथा परस्पर बातचीत आदि पर निर्भर करते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत जैसे देश में जहां भौगोलिक संरचना समान नहीं, राज्यों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, इसी को ध्यान में रखकर केंद्र राज्यों के साथ अपना संबंध निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से
कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं? तो राज्य में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, बिल्कुल राइट आंसर। दृढ़ दलीय अनुशासन, ये भी राइट हो जाएगा। और केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता भी राइट हो जाएगा। क्षेत्रीय दलों का उदय का संबंध केंद्र राज्यों के संबंधों पर नहीं है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए निम्न कारक उत्तरदायी हैं, जैसे दृढ़दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता और राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव एवं अवशिष्ट शक्तियां भी संघ को ही शक्तिशाली बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कथन क्या कहता है? केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है और राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। आप देख सकते हैं राज्य की सरकारें संघ राज्य संबंधों पर पुनर्विचार के लिए मांग करती आ रही हैं, क्योंकि राज्यों का मानना है कि इनके पास विकास के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि इस संबंध में भारत सरकार ने संघ राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए विविध आयोगों का गठन कर चुकी है, इसलिए आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया गया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्रों के बीच वितरित किया जाता है? तो कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर जो कर होते हैं वसूल कौन करता है? केंद्र करता है। ठीक है, और लगाता कौन है? उसे राज्य लगाता है। और डिस्ट्रीब्यूट दोनों को किया जाता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं कि संविधान के आर्टिकल 270 के खंड 1 में वर्णित है कि कृषि आय से भिन्न आय पर कर भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाएंगे, तथा इसी आर्टिकल के खंड 2 में उपबंधित रीति से संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे। ये प्रावधान आर्टिकल 270 में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया जाता है अधिकतर भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको ये कराया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है और इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इफेक्ट पड़ा था। केंद्र और राज्यों में राजस्व वितरण की व्यवस्था बहुत कुछ भारत शासन अधिनियम 1935 का अनुसरण करती है। भारतीय संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 268 से 281 में केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख है और संघ सूची में वर्णित विषयों पर संघ को कर लगाने का अधिकार है और राज्य सूची में वर्णित विषयों पर राज्यों को कर लगाने का अधिकार है और समवर्ती सूची में केवल कुछ ही करों का उपबंध है। इसलिए ध्यातव्य है कि राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर लगाए गए करों को राज्य उद्ग्रहित करेंगे, अपने पास रखते हैं और संघ सूची में वर्णित विषयों पर लगे कुछ कर पूर्णतः अंशतः राज्यों में वितरित कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोल रहा है? तो देख लेते हैं इसको। राज्य संघ सूची पर अधिकार रखते हैं, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। राज्य जो है राज्य सूची पर अधिकार रखते हैं, ना कि संघ सूची पर। राज्य संघ तथा राज्य सूची पर अधिकार रखते हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के अधीन है, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र के पास हैं। और तीनों सूचियों के विषयों में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्थापिका को प्रधानता दी जाती है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 254 में व्यवस्था है कि सूचियों के विषय में विधान बनाने में केंद्र राज्य से यदि असंगति होती है, केंद्र और राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, तो राज्य द्वारा बनाई गई विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होगी, यानी यहाँ पे तवज्जो किसको दी जाएगी? केंद्र को दी जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नहीं। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। जैसे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की अपनी डिप्लोमेसी होती है, ठीक है, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का संघ है। इसीलिए इंडिया में राज्यों को विदेशों से, ठीक है, सीधे ऋण लेने की शक्ति नहीं है। ये इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान के आर्टिकल 292 और 293 में केंद्र व राज्यों को उधार लेने की शक्ति प्रदान की गई है और भारत की संचयी निधि की साख पर केंद्र के भीतर या विदेशों से ऋण प्राप्त कर सकता है।
पर कोई राज्य विधानमंडल द्वारा नियत सीमाओं के भीतर ही ऋण ले सकता है, वह विदेशों से ऋण नहीं ले सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कर भारत में संघ द्वारा संग्रहित किए जाते हैं परंतु राज्यों को सौंप दिए जाते हैं? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त दोनों। अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान माल के क्रय और विक्रय पर जो कर लगाया जाता है, वसूलता कौन है? केंद्र वसूलता है। और देता किसको है? राज्य सरकार को देता है, क्योंकि वो उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान माल के पोषण पर जो कर लगता है, उसको भी केंद्र वसूलता है और स्टेट को दे दिया जाता है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 269 क के अनुसार अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान माल के क्रय विक्रय पर जो कर माल के पोषण पर केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाते हैं, परंतु सौंप किसको दिए जाते हैं? राज्य सरकार को सौंप दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार गॉडगिल सूत्र किस वर्ष प्रारंभ किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गॉडगिल सूत्र जो दिया गया था 1969 से 1970 के बीच में दिया गया था। केंद्र से राज्यों को कर आय का बंटवारा करने के लिए पहली बार 1969 और 70 में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर D.R. गॉडगिल, ठीक है, 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर D.R. गॉडगिल ने एक फार्मूला तैयार किया था और 3 राज्यों असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने की सिफारिश की थी और उन्हीं के नाम से इसे गॉडगिल फार्मूला के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है। किससे लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम अगली क्लास में 1935 को अच्छे से रीड कर चुके हैं। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और भारत शासन अधिनियम 1935 जो है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय दल कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में, 1992 में। तो देखते हैं, भारतीय संघवाद व्यवस्था में पंचायत एवं नगर पंचायत, ठीक है, तृतीय दल के रूप में किससे जानता है? पंचायत और नगर पंचायत को, यानी लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन को। तो 73वां संविधान संशोधन 73वां अमेंडमेंट जो किया गया था 1992 में जोड़ा गया था और 1992 में हुए इस संशोधन को तृतीय तल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लास बंद करने से पहले जो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हमने कंप्लीट किया, तो उसी का एक पार्ट है इंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है, अंतर्राज्यीय संबंध। तो इससे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं आज का। इसका पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषदों की बात कर रहे हैं, तो इसका लक्षण क्या है? यह एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। इंटर स्टेट रिलेशनशिप जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, इसको संविधान में आर्टिकल के अंतर्गत ऐड किया गया है बाद में, ठीक है। तो ए इसमें लक्षण इसका नहीं है, बाकी तीनों राइट हो जाएंगे। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है और यह एक परामर्शदात्री संस्था है। आप देख सकते हैं, क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के मध्य पारस्परिक संवाद कायम करना तथा राज्यों के आपसी विवादों को अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करना। ये संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि सांविधिक निकाय हैं। सांविधिक निकाय वो निकाय होते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी पहले से नहीं थे, बाद में किसी संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है। आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्षेत्रीय परिषद का मुख्य कार्य है। तो क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? अंतर्राज्यीय विकास में सहायता करना, अंतर्राज्यीय विवादों का समाधान करना और अंतर्राज्यीय सहयोग प्रदान करना, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्षेत्रीय परिषदें हैं, कौन सी हैं? परामर्शदात्री इकाइयाँ, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि परामर्शदात्री इकाइयाँ क्या होती हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है, जो ऑलरेडी पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में विद्यमान नहीं होती हैं। अगला है, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है, तो कौन सा हो जाएगा? ए संवैधानिक प्रावधान।
आप देख सकते हैं आर्टिकल 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति यदि किसी समय यह लगे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद का गठन करता है और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। क्षेत्रीय परिषदें हैं तो कैसी हैं? इनकी अध्यक्षता संघीय गृह मंत्री करता है और ये परामर्शदात्री निकाय हैं। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं केंद्र सरकार या गृह मंत्री जो होता है पांचों क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रमानुसार 1 वर्ष के समय के लिए परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद या गठन करने के लिए अधिकृत है? तो कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के 263 आर्टिकल 263 में किया गया है और इस परिषद के गठन का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है? तो इंटर स्टेट रिलेशनशिप यानी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो होता है आर्टिकल 263 यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के आर्टिकल 263 263 में है। इस परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को होता है। अगला है, कावेरी नदी जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पीसीएस प्री में ये बार बार रिपीट हुआ था क्वेश्चन। कावेरी नदी जल विवाद का संबंध जो हो जाएगा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडुचेरी, ठीक है। दक्षिण भारत के 4 स्टेटों से संबंधित है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। पहला तमिलनाडु हो जाएगा और कर्नाटक हो जाएगा और केरल और पांडुचेरी। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो बिना किसी राज्य की सहमति से, ठीक है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल 253 के अधीन इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि या करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या फिर संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई भी विधि बनाने का शक्ति प्रदान की गई है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की गई थी? तो कब की गई थी? 1990 में, 1990 बी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल 263 राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है सरकारी आयोग की अनुशंसा पर, ठीक है। सरकारी आयोग कब बना था? 1983 में, ठीक है। इसकी अनुशंसा पर 28 मई 1990 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो उत्तरी और क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है उत्तर प्रदेश, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद कौन कौन से हैं, मध्य क्षेत्रीय परिषद कौन कौन से हैं, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कौन कौन से हैं और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद कौन कौन से हैं और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद कौन कौन से हैं। आप इसको वीडियो पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो उत्तर प्रदेश किसका हो जाएगा? मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में किसे या किन्हें अंतर्राज्यीय परिषदों का प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी को। आप देख सकते हैं अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना, केंद्र तथा राज्यों या एक या अधिक राज्यों के समान हितों के विषयों पर अन्वेषण एवं विचार विमर्श करना और राज्यों के मध्य समन्वय के विषयों पर संस्तुतियां करना, ये सभी कार्य जो है अंतर्राज्यीय परिषदों के हैं। आप इसे देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन का प्रावधान है, ठीक है। वर्ष 1988 में न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया गया। इसका उद्देश्य अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना, केंद्र तथा राज्यों या फिर एक से अधिक राज्यों के समान हितों के विषय पर अन्वेषण और विचार विमर्श करना और राज्यों के मध्य समन्वय के विषयों पर संस्तुतियां करना, इसकी प्रकृति से पर सलाहकारी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।